साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 25 मई 2022 को जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना सहित 10 मुद्दों को लेकर के भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज़ादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो देश की आधी से अधिक आबादी है, जिसे ओबीसी समाज कहा जाता है, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, आज़ादी के 75 साल में पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में है और गिनती ना होने की वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती ब्राह्मण हिंदू के नाम पर अपने साथ मिलाकर करते रहे और इसकी वजह से जो 3.5% ब्राह्मण हैं, वो 3.5% ब्राह्मण पिछड़े वर्ग के लोगों का समर्थन लेकर के बहुसंख्यक होते हैं, देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करते हैं और फिर पिछड़े वर्ग को ही उनके हक अधिकार से वंचित करने का काम करते हैं। जब जब पिछड़ा वर्ग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आया है, तब तब ब्राह्मणवादियों द्वारा उस लड़ाई को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी 25 मई के भारत बंद को भी डाइवर्ट करने के लिए तमाम प्रकार की कोशिशें की जा रही है, चाहे वो हनुमान चालीसा विवाद और अजान विवाद का मामला हो, चाहे हिजाब विवाद का मामला हो, क्या या अभी शिवलिंग विवाद का मामला हो। तो ये जो तमाम प्रकार के विवाद खड़े किए जा रहे हैं, वो विवाद खड़े करने के पीछे का जो मकसद है, ओबीसी को उसकी वास्तविक लड़ाई से भटकाने का मकसद है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब 90-92 के दौर में पिछड़े वर्ग के लोग मंडल कमीशन की लड़ाई को समझ रहे थे और मंडल कमीशन की लड़ाई को लड़ रहे थे, तो उस समय भी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा खड़ा किया गया था। 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल की केवल एक सिफारिश लागू हुई और मंडल कमीशन को उस समय के ब्राह्मण खींचकर सुप्रीम कोर्ट ले गए। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। 3743 जातियों को मंडल ने ओबीसी माना था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में केवल 1998 जातियों को ही ओबीसी माना गया। तो इस प्रकार से 52 को 27 देना, 27 में भी क्रीमी लेयर लगाना और मंडल की केवल एक सिफारिश लागू करना और 3743 जातियों में से केवल 1998 जातियों को ही ओबीसी मानना, ये एक बहुत बड़ी धोखेबाजी ओबीसी के साथ में 1992 में हुई। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने सोचा कि अगर ओबीसी के लोग इस धोखेबाजी को समझेंगे और इसके खिलाफ संसद को घेरने का काम करेंगे, तो ओबीसी के लोगों को उनका हक हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी की संख्या 52% है और ओबीसी का समर्थन लेकर के ही ब्राह्मणवादी देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि ब्राह्मणवादी सत्ता और व्यवस्था में जो ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है वो ओबीसी कर रहा है, अगर ओबीसी वहाँ से कटता है तो ऑक्सीजन बंद हो जाता है। तो इसलिए ब्राह्मणवादियों ने सोचा कि अगर ओबीसी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा तो फिर उनको ऑक्सीजन कौन देगा, ओबीसी खुद ही हुक्मरान हो जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को उस लड़ाई से डाइवर्ट करने का कोशिश किया और ओबीसी के लोगों को विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया जैसे तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को सामने करके बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मुद्दे में उलझाने का काम किया, उस विवाद में उलझाने का काम किया। और जिन ओबीसी के लोगों को दिल्ली घेरना चाहिए था अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों की लाखों नौकरियों के लिए, उन ओबीसी के लोगों ने दिल्ली घेरने के बजाय, संसद भवन घेरने के बजाय बाबरी मस्जिद को घेरने का काम किया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और अभी मंदिर बन रहा है। मंदिर के समर्थन में कोर्ट का फैसला आया, लेकिन जब मंदिर बन रहा है तो एक भी ओबीसी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा गया। इससे ये बात साबित होती है कि पिछड़े वर्ग को इस्तेमाल करने के लिए, पिछड़े वर्ग को उनके हक अधिकार से वंचित करने के लिए उन्हें मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में शामिल किया गया था। तो ये पिछड़े वर्ग के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किया गया था। इसी प्रकार का एक मुद्दा 2011 में आया, जब 2010 में भारत मुक्ति मोर्चा बना। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने
पूरे देश भर में कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है, ओबीसी की गिनती नहीं होती है। इस मुद्दे पर देश भर में 51,000 कार्यक्रम लिए और जब 51,000 कार्यक्रम देश भर में वामन मेश्राम साहब ने लिए तो ये जो पर्चा था, ये जो बात थी, तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं तक पहुंची कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। तो पिछड़े वर्ग के नेताओं ने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, देश की पार्लियामेंट को बंद करने का काम किया। आरएसएस में चिंतन शुरू हो गया, बीजेपी में चिंतन शुरू हो गया, कांग्रेस में चिंतन शुरू हो गया कि अगर हम जाति आधारित गिनती करते हैं तो पिछड़े वर्ग को उनका हक हिस्सा मिलता है। अगर उनका हक हिस्सा मिलेगा तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म होगा, और अगर गिनती नहीं करते हैं तो पिछड़े वर्ग के लोग वामन मेश्राम के साथ चले जाएंगे। तो दोनों तरीके से खतरा है, तो वो अपनी गिनती करवा लेंगे। तो इसलिए उस समय भी ब्राह्मणवादियों ने पिछड़े वर्ग के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अन्ना हजारे और बाबा रामदेव का इस्तेमाल करने का काम किया। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को लेकर के आए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नाम पर, और देश भर में इस बात का प्रचार आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा किया गया कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इसलिए जन लोकपाल आना चाहिए। और अन्ना हजारे और बाबा रामदेव का उपयोग करके ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे को 2011 में भी दबाने का काम किया गया। और जिस कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, उन्होंने पार्लियामेंट में आश्वासन दिया था कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, वो केवल सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया गया और उसकी भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई। तो ये दोबारा ओबीसी के साथ धोखा हुआ और दोबारा से ओबीसी के मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। अभी जब हम लोग ओबीसी के मुद्दे को लेकर के भारत बंद करने जा रहे हैं, लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जब से हम लोग भारत बंद की तैयारी कर रहे हैं, कभी हिजाब का मुद्दा खड़ा हो जाता है, कभी हनुमान चालीसा और अजान का विवाद शुरू हो जाता है, और अभी आज की तारीख में शिवलिंग का विवाद बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में। तो ये जो तमाम प्रकार के विवाद खड़े किए जा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या ये विवाद वास्तव में विवाद हैं या जानबूझ करके ये विवाद खड़े किए जा रहे हैं। जब भारतीय संविधान ने किसको क्या पहनना है, किसको क्या खाना है, किसको अपने धर्म को उसका धर्म जैसा कहता है उस तरीके से मानना है, अगर इसकी इजाज़त दिया है, और ये काम कोई पहले आज से नहीं हो रहा है, हिजाब बहुत दिन से लोग पहन रहे हैं और तमाम लोग घूंघट बड़ा बड़ा पहनते हैं। इसके अलावा माइक लगा करके अलग अलग धर्म के लोग जो है, जो उनके रीति रिवाज है उसके हिसाब से काम करते हैं। अजान भी कब से हो रहा है, इसे बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो इस पर भी कोई विवाद नहीं था। तो ये जो सारे विवाद खड़े किए जा रहे हैं, ये सारे विवाद इसलिए खड़े किए जा रहे हैं कि अगर ओबीसी को मुसलमानों से नहीं भिड़ाया गया तो ओबीसी जाति आधारित गिनती का जो आंदोलन हो रहा है, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन में शामिल हो जाएगा। और अगर इस आंदोलन में अपने हक अधिकार के आंदोलन में शामिल हो जाएगा तो उसके हक अधिकार पर ब्राह्मणवादियों ने कब्जा किया है तो उन्हें देना पड़ेगा। तो इसलिए ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाने के काम पर लगातार रखा जाए। इसी का एक षड्यंत्र का हिस्सा अभी जो शिवलिंग का विवाद चल रहा है, जो कि एक फव्वारा है। कहीं पर ऐसा शिवलिंग नहीं देखा गया जो कि पोखरे के बीच में हो, तो वो एक फव्वारा है। और वजू करने के लिए, मतलब हाथ धोने के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए वो जो पोखरा बनाया जाता है मस्जिद में, जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं उसमें है लगभग, तो उसके बीच में वो फव्वारा खड़ा किया गया है पानी का। तो वो पानी के फव्वारे को शिवलिंग बता करके इस तरीके का विवाद खड़ा किया जा रहा है ताकि ओबीसी के लोग, जो उनकी वास्तविक लड़ाई होने जा रही है, 25 मई को भारत बंद होने जा रहा है जाति आधारित जनगणना को लेकर के, एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर के, तो उसके तरफ से ध्यान हटाया जा सके। और बहुत ही ये सोचने और समझने वाली बात है कि केवल जो जाहिल लोग हैं ओबीसी के, उन्हीं का ध्यान नहीं हट गया, बल्कि जो जागृत लोग हैं उनका भी ध्यान इस मुद्दे की वजह से हट गया
क्योंकि कुछ ये कहने में सोशल मीडिया में बिजी हो गए कि नहीं वो शिवलिंग ही है जो फव्वारा है, और कुछ उसका विरोध करने में शामिल हो गए कि नहीं वो फव्वारा है शिवलिंग नहीं है। तो दोनों तरफ से जो उसका विरोध कर रहे हैं वो भी ब्राह्मणवादियों के झांसे में फंस गए, और जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो भी ब्राह्मणवादियों के झांसे में फंस गए। क्योंकि असली प्रचार तो आपको 25 मई के भारत बंद का करना था, जाति आधारित गिनती के मुद्दे का करना था, एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे का करना था, और जो तमाम मुद्दे लिए गए हैं उन मुद्दे का करना था। लेकिन आप ब्राह्मणवादियों के साजिश में फंसे, और इसकी वजह से आप वो शिवलिंग है कि नहीं है इस मुद्दे का प्रचार आप सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इस बात से अभी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। 25 तारीख का भारत बंद को कमजोर करने के लिए ये साजिश ब्राह्मणवादियों के द्वारा की जा रही है। 25 तारीख के बाद ये मामला शांत हो जाएगा। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को और एससी, एसटी और तमाम लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में उनके लिए मंदिर का मुद्दा महत्वपूर्ण है या उनके बच्चों की नौकरियों का मुद्दा महत्वपूर्ण है, उनके रिजर्वेशन का मुद्दा महत्वपूर्ण है, किसानों को उनकी एमएसपी की गारंटी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। तो इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मंदिर बनेगा तो मंदिर की कमाई तो ब्राह्मण ही खाएगा। मंदिर बनेगा तो मंदिर में, जैसे अयोध्या में मंदिर की लड़ाई विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया ने लड़ा, लेकिन जब ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा, तो कमाई ब्राह्मण खाएगा। तो हमें मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ना है, मंदिर की लड़ाई ब्राह्मण लड़े हुए उसकी कमाई खाते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको भी बाबा साहब ने अधिकार दिया है, लेकिन हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को भारत बंद का प्रचार और प्रसार करने की ज़रूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस भारत बंद में लिए गए हैं, जिससे सरकार घबराई, जिसमें एक बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। बार बार ये सवाल उठ रहा है, हर इलेक्शन में ये सवाल उठ रहा है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। वामन मेश्राम साहब ने 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके 100% ईवीएम मशीन को पेपर टेल लगाने का काम किया, लेकिन पेपर टेल से जो निकलने वाले कागज हैं, जब तक उसका 100% मिलान नहीं होगा तब तक इस घोटाले को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये ईवीएम घोटाले के विरोध में भी ये भारत बंद हो रहा है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, इससे भी सरकार घबराई हुई है और इससे भी लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है निजी क्षेत्र में आरक्षण, क्योंकि आप देख रहे हैं 2014 में जब मोदी जी आए तो मोदी जी कह रहे थे देश नहीं बिकने दूंगा, तो हमारे लोग बहुत खुश हो गए थे कि देश अमेरिका के हाथ जाते जाते बच गया है, मोदी जी आ गए बचा लेंगे। लेकिन जब मोदी जी आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो कहा देश नहीं बचने दूंगा, और प्रतिदिन आपको खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि आज ये रेलवे स्टेशन बिक गया, कल वो एयरपोर्ट बिक गया, परसों वो कंपनी बिक गई, नरसों वो कंपनी बिक गई, और सरकार ने बयान दिया कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है, मतलब जो नहीं बेचा गया है उसको भी हम बेचेंगे। सवाल ये है, जब सब चीज़ का निजीकरण हो जाएगा तो रिजर्वेशन कहाँ रहेगा? रिजर्वेशन जीरो हो जाएगा। इसलिए निजीकरण को रोका जाए और निजी क्षेत्र में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर के भी हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। इससे भी सरकार घबराई हुई है और इसको भी दबाना चाहती है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून, क्योंकि देश की आज़ादी के 75 साल हो गए। आज़ादी की लड़ाई में किसानों का बहुत बड़ा योगदान था, मगर आज़ादी के 75 साल में किसान जो फसल पैदा कर रहा है उसको उसकी फसल की लागत भी नहीं मिल रही है, जिससे खेती किसानी घाटे का सौदा हो गया है और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो इसलिए एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाए, ये भी भारत बंद में हम लोगों की मांग है। इसके अलावा एनआरसी, सीए और एनपीआर जो कि देश के आम नागरिकों के विरोध में है, देश के आम नागरिकों को उनके ही देश में कागज के आधार पर उनको विदेशी साबित करने की योजना है, तो इसलिए हम इसका भी विरोध करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, सभी लोगों को वो कागज के आधार पर विदेशी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका विरोध करते हैं और डीएनए के आधार पर एनआरसी हो, ये मांग करते हैं। इसके लिए भी हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्मचारियों, अधिकारियों का है, पुरानी पेंशन बहाली का।
तो इसके लिए भी हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कई राज्यों में ओबीसी का आरक्षण पंचायत चुनाव में ख़त्म कर दिया गया है, तो उसके लिए भी हम लोग ये भारत बंद कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, जानवर संरक्षण और तमाम प्रकार के बहाने बना करके आदिवासियों को उनके जल, जंगल और ज़मीन से खदेड़ा जा रहा है। तमाम आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं। तो ये जो आदिवासियों के खिलाफ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जबकि भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है। तो इसके लिए भी हम लोग भारत बंद कर रहे हैं कि ये आदिवासियों के साथ में साजिश हो रही है। जैसे किसानों के खिलाफ लॉकडाउन में चुपके से कानून लाए गए, वैसे मजदूरों के खिलाफ भी पूंजीपतियों के हित में लॉकडाउन में चुपके से कानून लाए गए। किसानों के कानून, किसानों ने आंदोलन किया, 700 किसानों ने शहादत दिया, इसलिए वो कानून सरकार को वापस लेने पड़े। लेकिन मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाए गए थे वो अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं, तो उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं और वो वापस लिया जाए, इसके लिए ये भारत बंद कर रहे हैं। 10 नंबर का जो हमारा मुद्दा है वो ज़बरदस्ती से वैक्सीनेशन जो देश में किया जा रहा है, तो उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग ये भारत बंद 25 मई को करने जा रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ी बात ये है कि कई बार भारत बंद करके जो सरकार को झुका चुके हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और तमाम संगठनों के संरक्षक हैं, तो उनके द्वारा भी इस भारत बंद को जाहिर तौर पर समर्थन किया गया है। तो इसलिए इतनी बड़ी ताकत से ये भारत बंद किया जा रहा है। कई बार भारत बंद करके, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर पे नरेंद्र मोदी को झुकाने का मामला हो या एनआरसी सीए के मुद्दे पर अमित शाह और मोदी की बोलती बंद कराने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर मेश्राम साहब ने लड़ाई लड़ के जीतने का काम किया है। तो एक बहुत बड़ी ताकत से इस भारत बंद का समर्थन मेश्राम साहब कर रहे हैं। तो जितने भी वामसेव, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के सहयोगी संगठन हैं और जो इसमें बहुजन क्रांति मोर्चा में शामिल संगठन हैं, उनके तमाम राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला, तहसील और कमिश्नरी और अनेक स्तर के पदाधिकारी हैं, उन सभी से हमारी ये अपील है कि इस आंदोलन के समर्थन में अपना पोस्टर जारी करें, अपना वीडियो जारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार करें और सफल बनाने के लिए तन मन धन से तैयारी करें, ताकि 25 मई का जो भारत बंद है ये दुश्मनों की साजिशों के बावजूद भी इसको सफल बनाया जा सके। और तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों से भी अनुरोध है कि अब हमें अपने मुद्दे पर डटे रहना है। दुश्मन हमें मुद्दे देगा, हम उस पर प्रतिक्रिया करेंगे या हम अपने मुद्दे खड़े करेंगे, इस पर भी हमको सोचने की ज़रूरत है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये 10 मुद्दे खड़े किए गए हैं जिसका जवाब सरकार के पास में नहीं है। तो अगर हम इन 10 मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं तो सरकार को झुकाया जा सकता है। तो जो सरकार अभी फर्जी विवाद खड़े कर रही है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न लगा करके हमें इधर ही ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। इतना ही इस मौके पर मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मूल्यावासी।